हेलो नमस्कार। एक बहुत पुराना डायलॉग है कि आखिर जिस बात का डर था वही हुआ, तुझे पाने की चाह में तुझे खो दिया। अब ये डायलॉग मैं आज आपको क्यों सुना रहा हूँ, पहले उसकी कहानी अच्छे से सुन लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं हूँ तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। देखो, अब हुआ ये है कि छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य जो कभी मध्य प्रदेश का एक अंग हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ में लोअर जुडिशरी का एग्जाम अलग से कंडक्ट है जो किया जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हो रखा है, लोअर जुडिशरी के लिए अलग से बने हुए हैं रूल्स, ओके। और मैं आपको उन रूल्स की ओर भी लेके चलता हूँ, सारी बातें समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में आज क्या हो गया कि हमको ये वीडियो जो है वो बनानी पड़ी है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हैं छत्तीसगढ़ के आपके वो रूल्स, ठीक है। 2006 से छत्तीसगढ़ में लोअर जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 2006 जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं 2006 से, ठीक है। इसमें अलग अलग दो शेड्यूल भी है जो दे रखे हैं। अब ध्यान से सुनो, मेन बात हुआ ये है कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम छत्तीसगढ़ से, और उन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोअर जुडिशियल सर्विस रूल्स में चेंजेज किए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन जगहों पे। तो वो कौन से तीन चेंजेज हैं जो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट को पता होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या सबक लेना चाहिए। लेट डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले आ जाते हैं अपन यहाँ पे उस नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन जो है अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट के माध्यम से आ रखा है। आप देख पा रहे हो कि 5 जुलाई 2024 यहाँ पर मेंशन है जो कर रखा है, और इसके अंदर जो है इन्होंने ये हिंदी में तीनों बातें लिखी हुई है। मैं आपको इंग्लिश में लेके चलता हूँ ताकि सभी कैंडिडेट जो है इसका बेनिफिट है जो ले सके। देखिए, ये आप देख पा रहे हो, छत्तीसगढ़ लोअर जुडिशियल सर्विस रूल्स सो एंड सो। तो यहाँ पर ही पर्सपेक्टिव आपके सामने आ ही रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। सबसे पहले इन्होंने अमेंडमेंट क्या कर रखा है, रूल 7 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। पहले समझते हैं कि इस क्लॉज में है, इस रूल में है क्या। तो देखो, इस रिक्रूटमेंट के अंदर मैं यहाँ पर आपको लेके चल रहा हूँ, ये जो रूल्स हैं इसमें सीधा क्लॉज, ये देखो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने अलग अलग बातें मेंशन कर रखी है, जैसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। फिर ये अलग अलग प्रोविजो के माध्यम से रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये जो सी क्लॉज है, इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। सी क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर आप जुडिशियल सर्विस एग्जाम लोअर जुडिशरी में अपीयर होना चाहते हो तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का क्या होना चाहिए, डिग्री है जो होना चाहिए, किसका, लॉ का। ये बात यहाँ पे मेंशन है जो की गई है, ठीक है। रूल 7 सब रूल 1 क्लॉज सी, क्या रिक्वायरमेंट था, सिर्फ एलएलबी है, काम चल जाएगा। कई कैंडिडेट पूछते भी हैं कि सर खाली एलएलबी किया हुआ है, हमने आगे किसी तरीके से बार में एनरोलमेंट नहीं करवाया, तो क्या बार में एनरोलमेंट ज़रूरी है क्या। कुछ पूछते हैं कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना ज़रूरी है क्या। तो अब ध्यान से सुन लो कि बार में एनरोल होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और छत्तीसगढ़ ने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, और भी कई सारे ऐसे स्टेट ऑलरेडी हैं जहाँ पर मेंबरशिप के साथ साथ उन्होंने ये भी कह रखा है कि आप जो है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अमेंडमेंट क्या रखा है, जरा उसको ऑब्जर्व करते हैं। स्क्रीन पर नजर आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इस सी क्लॉज में पजेज अ डिग्री इन द लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो पहले मेंशन था वो तो है ही, लॉ का डिग्री तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ एंड लगा के लिख दिया है एनरोल एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961, यानी कि आपका बार में मेंबरशिप भी होना चाहिए, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन जो वहाँ पे करवाना है। यहाँ पर हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इन्होंने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने की रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की है। आपका नाम होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट है जो होना चाहिए, ठीक है, दैट्स ऑल। यानी कि एआईबी एग्जाम क्रैक करोगे तो ही एलिजिबल हो पाओगे। ये छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल लागू नहीं हो रहा है, एनरोलमेंट की बात है जो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। अच्छा, और दूसरे कौन कौन से चेंजेज हुए, देखो क्या होता है कई बार है ना। अब जैसे ये रूल 14 मेंशन कर रखा है, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि रूल 14 है क्या। मान लीजिए कोई कैंडिडेट जुडिशियल सर्विस में चला गया, बाद में उसका कोई अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया किसी सिविल सर्विसेज के अंदर, तो एक प्रोविजन होता है, ये देखो, पे अलाउंसेज एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस, है ना, रूल 14 है। तो रूल 14 के अंदर एक रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, एक तरीके से नोटिस है जो देना होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने रूल 14 के सब रूल 4 के अंदर, तो आप सब रूल 4 पे आएंगे तो एनी मेंबर ऑफ द लोअर जुडिशियरी सर्विसेज
वो इज अलाउड परमिशन एनओसी एक्सेट्रा कि वो क्या कर सकता है, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन अदर डिपार्टमेंट, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसका क्या हो चुका है, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है जो हो रहा है, सिलेक्शन है जो हो गया है, ठीक है, बाय द हाई कोर्ट, स्टेट का हो या कोई हाई कोर्ट के द्वारा हो, कोई इसमें हो सकता है, शैल सबमिट अ बॉन्ड टू द इफेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ इवेंचुअल सिलेक्शन रिलिंक्विशमेंट ऑफ हिज सर्विस ही शैल सर्व 1 month प्रायर नोटिस और 1 month सैलरी इन ल्यू देयरऑफ। तो अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट इस तरीके से जाते हो तो आपको 1 महीने का या तो सैलरी वेव करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, या फिर 1 महीने का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अब इन्होंने चेंजेज क्या किए हैं यहाँ पर देखो आप, तो चेंजेज में ये लिखा हुआ है कि अब जो आपके 1 month लिखा हुआ था उसकी जगह पे क्या पढ़ा जाएगा, 3 month, यानी कि अगर आप छोड़ना चाहते हो लोअर जुडिशरी की स्विच करना चाहते हो तो इस तरह का 1 month की जगह 3 month का रिक्वायरमेंट है। ये है आपका दूसरा चेंजेस। तीसरा चेंजेस जो कई सारे जुडिशियल एस्पिरेंट को डायरेक्टली प्रभावित करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है, वो क्या है कि अब इन्होंने आपके सिलेबस में कुछ नया जोड़ दिया। कैसे, स्क्रीन पर देखिए आप, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका सिलेबस था, सिलेबस दे रखा है हमको इस रूल्स के शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 के अंदर प्रीलिम्स मेंस का सारा मेंशन है जो कर रखा है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। आप नोटिस कीजिएगा कि यहां पर आपके टोटल 15 पॉइंट्स हैं, है ना। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, लिमिटेशन है, छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल है, कोर्ट फी है, स्पेसिफिक रिलीफ है, रजिस्ट्रेशन है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है, एनआई एक्ट है और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है 15 नंबर पे। ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये, शेड्यूल 1 का एक तरीके से पार्ट ए कह दीजिए, क्लॉज ए कह दीजिए, और उसके अंदर पॉइंट नंबर 15। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, आइए जरा जानने की कोशिश है जो करता है। अमेंडमेंट ये है कि क्लॉज 15 के बाद में आफ्टर द सीरियल नंबर 15 ऑफ क्लॉज ए सो एंड सो फॉलोइंग सीरियल नंबर शैल बी एडेड, यानी कि अब जो है छत्तीसगढ़ में जीके जनरल नॉलेज जो है वो भी आपसे पूछा जा चुका मतलब जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो इन्होंने बात कही है वो सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर कही है, मेंस के सिलेबस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। मेंस का जो पेपर रहेगा वो बिल्कुल इसी तरीके से जो रहेगा, और वाइवा वॉक जो होता है वो तो अपनी जगह पर है। यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब जो स्टेट जीके को प्रेफरेंस नहीं दे रहा था, अब प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर वो भी जीके को प्रेफरेंस दे रहा है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने 3 चेंजेज फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है कि एलिजिबिलिटी के तहत अब आपको मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, यानी कि जो आपका वो पैसा खर्च होता है ना 18,000 कहीं 20,000 वगैरह, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है, तो वो हो जाएगा आपके लिए मैंडेटरी, एनरोलमेंट करना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूँ, इन्होंने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है, एनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एआईबी एग्जाम जो आप पहले वाला रूल था वो तो अपनी जगह पे आप दोगे नहीं दो, आपकी चॉइस है यहाँ पे, लेकिन मेंबरशिप मैंडेटरी हो गई है। अब यही वो डर था, यही डर था कि क्यों कहीं ऐसा मैंडेटरी ना हो जाए, और उन्होंने कर भी दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वापस 6 महीने बाद या साल भर बाद जो है फिर से एक गजट नोटिफिकेशन आए और वहाँ पर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना मैंडेटरी कर दिया जाए। आपको पता है ना, मध्य प्रदेश वाला तो जो हादसा ही कहूँगा, मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ था उसी तरीके से अदर स्टेट के अंदर भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन आप लोगों को एनरोलमेंट करने के बाद में एआईबी का एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे क्रैक है जो कर लेना चाहिए। एआईबी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कोई कोचिंग नहीं भी करोगे तो भी मैनेज हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि जो आपका ये पेपराथॉन बुकलेट है इसको आपको गो थ्रू करना चाहिए। कौन सी पेपराथॉन बुकलेट जो एआईबी के लिए ज़रूरी हो सकती है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पर मैंने आपको के लिए एक दिस वन एक मेंशन कर रखा है, लेट रिमूव इट। इसमें है ना आप लोगों के लिए मैंने सारा सेगमेंट एक बार डाल रखा है, तो आप लोग चाहें तो ये पूरा कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर, तो ये आप कहेंगे इसमें एनालिसिस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपके एआईबी हिंदी संस्करण और एआईबी इंग्लिश एडिशन, तो इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। और बी प्रिपेयर्ड मेंटली, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इसके साथ साथ क्या किया जाए, इस चीज़ को भी मैंडेटरी है जो कर दिया जाए। एक आखिरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हालांकि आप अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का जो आया है अपडेट उसको लेकर आपका क्या कहना है, मतलब सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ है, और आप एनरोल्ड है कि नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा डाउट है जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो भी आप मेरे को टेलीग्राम पे @तनसुख सर @ का साइन TANSUKH SIR पे मैसेज कर सकते हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है नहीं कर रखा है, अगर आप बिल्कुल अननोन स्टूडेंट भी हैं तो भी मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रेस्पॉन्ड करने का, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि कहीं के जिस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं, कंडीशन चेंज हो रहे हैं सिलेक्शन को लेकर, उसमें में आजकल के स्टूडेंट को ना हाइब्रिड मॉडल पे पढ़ाई करनी चाहिए, यानी कि उसको जुडिशरी के साथ साथ, हालांकि ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है कि ये आत्मघाती हो, लेकिन फिर भी मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि आजकल के स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के अंदर सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम पे डिपेंड नहीं रहना है, उसको अपनी पढ़ाई इस वे में करनी चाहिए कि कहीं की अगर किसी कारण से सिलेक्शन ना भी हो पाया तो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो अपना सर्वाइवल जो है ना वो सेटिस्फैक्टरी वे में कर सके। और ये बात आपको बताते हुए मुझे बहुत फ़ख्र फील हो रहा है कि भारत में पहली बार एक ऐसा इनिशिएटिव मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक हाइब्रिड मॉडल जो है आपके बीच में ला रहा हूँ। राजस्थान का वो शहर जोधपुर जहाँ पे प्रिंसिपल बेंच बैठती है राजस्थान हाई कोर्ट की, जहाँ पे जजेस को ट्रेनिंग दी जाती है जुडिशल एकेडमी के अंदर, और जहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर एम्स है, तो उस शहर के अंदर एक ऑफलाइन ऐसा हाइब्रिड बैच मॉडल लेके आ रहा हूँ 15 अगस्त से। अगर आप इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए 773-774-6465, 773-774-6465। इस नंबर से आप कोई भी अपना क्वेरी जो है वो वर्किंग टाइम में 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस बैच के अंदर क्या क्या सारी बातें होगी उसका एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दे रखा है जिसको आप क्या कर सकते हैं, फिल है जो कर सकते हैं, टीम विल अप्रोच यू, करेक्ट। तो ये सारी वो बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अब छत्तीसगढ़ का भैया मामला आ चुका है, यानी कि डर जिस बात का था वो हो चुका है। अदर स्टेट में जहाँ पर पेंडिंग है वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।